हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। और आज से एक जबरदस्त और नई शुरुआत है आप सभी बच्चों के लिए। वैसे तो एक लेक्चर हमारा पहले हो चुका है जिसमें कि हम लोग सिलेबस पर डिटेल चर्चा कर रहे थे और पूरा पूरा आपको पैटर्न भी हमने बताया था कि किस टाइप में होगा। यानी वो कहते हैं ना, छोड़ो कर पर जो है आप सभी बच्चों के लिए हम बता दें, परिश्रम बैच बिहार बोर्ड क्लास 12 2027 के लिए ये अपना पहला चैप्टर शुरुआत हो चुका है, समझ लो, इकोनॉमिक्स का। और ये लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है जी। और पिछले क्लास की जो बातें हैं उस पर पहले हम बात कर लें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था कि अपना सिलेबस कैसा है बिहार बोर्ड के अंदर, है ना। कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाया और साथ साथ में हमने एग्जामिनेशन पैटर्न पर भी बात किया था, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है, और अगर है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख लेना। अब यहां से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि आखिर में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि लेक्चर दोनों मीडियम में होंगे, कंप्लीट नोट्स भी दोनों मीडियम में होगा। एक बार हिंदी से लिखा हुआ रहेगा और दूसरी बार उसी सेम चीज को हम इंग्लिश से भी यहां पर लिखा हुआ रखेंगे, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, या फिर सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पहला जो चैप्टर अपना होता है वो बेसिक बेसिक सारा नॉलेज आपको दे देगा और उसके बेसिस पर ही आगे के सारे कंटेंट आपके सामने आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स आखिर पढ़ना ही क्यों है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मानव के आर्थिक व्यवहार को, यानी कि ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। एक मानव कैसे बिहेव करता है अपनी लाइफ में, कैसे वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब भी हम रिसोर्स की बातें करें तो टाइम भी एक रिसोर्स है, समय भी एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आप ये समय आज गवा देते हैं तो दोबारा ये आपको हासिल नहीं होने वाला। अर्निंग क्या होता है, कई बार हम कर लेते हैं, खर्चा हो जाता है तो फिर से हम कमा लेते हैं, लेकिन समय को दोबारा से कमाया नहीं जा सकता। चाहे तो तुम इसे पाने के लिए जितना भी जिद मचा दो, दोबारा हासिल नहीं कर सकते ये बीता हुआ कल, ठीक है। तो आपके हाथ में एक जो अपनी ताकत है उसको भरपूर लगा दीजिए। कलम की ताकत आपकी रुकनी नहीं चाहिए, और तभी जाकर के रिजल्ट भी सक्सेस होता है। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा यही होता है कि जब भी हमारे पास रिसोर्स कम पड़ जाएं, संसाधन कम पड़ जाएं, टाइम एक लिमिटेशंस में हो, तो हम वही लिमिटेशन वाले टाइम को या फिर दिए हुए टाइम को, दिए हुए रिसोर्स को, दिए हुए मनी इनकम को कैसे खर्च करें ताकि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सकें। इकोनॉमिक्स में बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि देखो, चाहे तो आप कहीं जॉब करने जाओगे तब भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस कंपनी में जॉब करना चाहोगे या इस कंपनी में जॉब करना चाहोगे। तो चुनाव की समस्या यहां पर भी इंसान के सामने आ रहा है कि हम इसमें जॉब करें या इसमें जॉब करें। फिर आप देखोगे कि बढ़िया इनकम कहां मिल रहा है। सिर्फ इनकम को नहीं देखोगे, बाकी फैसिलिटी भी देखोगे कि हमें यहां पर और यहां पर किन किन तरह की सुविधाएं दी जा रही है। अब तुम्हें जहां पसंद आएगा वहां पर तुम ज्वाइनिंग कर लोगे। तो ये यहां पर आ गया चुनाव की बातें। जब आप जॉब करने जाओगे तब ऐसी चुनाव की समस्या आती है। या फिर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तब भी वहां पर भी चुनाव करना पड़ेगा कि किस टाइप का स्टार्टअप लेकर के आ जाए दुनिया में। किसान भाई साहब को भी चुनाव करना पड़ता है। ये भी सोचते हैं कि अपने खेत में हम सरसों की खेती कर लें या फिर अपने खेत में हम जो है वो गेहूं की खेती कर लें। तो इनके सामने भी चुनाव की समस्या उत्पन्न हो गया। तो यहां रिसोर्स तो हमारे पास देखा जाए तो भूमि है, और भूमि पर क्या हम सरसों लगा दें या पूरी भूमि में हम केवल गेहूं लगा दें, या फिर 50% भूमि हम इस्तेमाल कर लें गेहूं के लिए या बाकी 50% हम इस्तेमाल कर लें सरसों के लिए। तो चुनाव की समस्या मानव के सामने हमेशा रहेगा।
और यही चुनाव की समस्या को ठीक ढंग से समझने के लिए कि हमारे लिए क्या बढ़िया है ना, इसको ठीक ढंग से समझने के लिए ही हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और ये चुनाव की समस्या थमती नहीं है, पूरे लाइफ तक चलता रहेगा। जब तक मानव का जीवन है तब तक चुनाव की समस्या है, ऐसा समझ लो। और यहां पर देखोगे, अब बाइक जब आप खरीदने जाओ या फिर कार खरीदने जाओ तो यहां पर भी कुछ यानी कि आपके पास परिवहन के संसाधन होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आने जाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। तो वैसे में चुनाव की समस्या भी आ जाता है कि क्या आपके पास साइकिल होना चाहिए या फिर बाइक होना चाहिए या फिर कार होना चाहिए। तो चुनाव की समस्या यहां पर भी आ रही है। सो इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने जीवन में जब भी ऐसी समस्या में फंस जाएं कि हमारे लिए क्या बढ़िया है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा सूटेबल है, तो इसी चीज के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ताकि हम भविष्य में चुनाव की समस्या से ठीक ढंग से सामना कर पाए। समस्या तो हमेशा रहेगा चुनाव की, लेकिन उसका सामना ठीक ढंग से कर सकें, समाधान अपने लिए सही से निकाल सकें और जीवन में तरक्की 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 पाएं। और इसके लिए जरूरी है सही ढंग से चुनाव करना, क्योंकि कई बार हम गलत स्टेप ले लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। जैसे 10th के बाद जब बच्चा पास आउट होता है तो सोचता है कि हम आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे। और जो बच्चा वहां पर सही तरीके से डिसीजन लेता है, क्योंकि स्ट्रीम सारे बढ़िया हैं, सारे स्ट्रीम ठीक हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जो बच्चा सही निर्णय करके उस पर काम करता है वो फाइनली सक्सेस ही पाता है। इसलिए अब आपने अगर कॉमर्स ठान ही लिया है करने का, क्लास 11th कर लिया, क्लास 11 चाहे रिजल्ट जो भी हो जाए उसका, लेकिन अब एक मौका जबरदस्त है, क्लास 12th के रिजल्ट खराब नहीं करने आपको, किसी भी पेपर का नहीं, पूरी दमखम पूरी ताकत लगा देना है आपको। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक मिनट भी आपके लिए आपके जीवन में अभी बहुत महत्वपूर्ण है। आज से अगर 4 साल लगातार मेहनत आप करते हो बढ़िया तरीके से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सफलता की पहली कड़ी तो यही है कि हम निरंतर अभ्यास करेंगे एक चीज को पाने के लिए, तो निश्चित तौर पर वो हासिल ही होगा। ठीक है जी। सो यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर्स की। अब देखिए, हम बात करेंगे एक छोटा सा टर्म, पहले तो दुर्लभता की चर्चा कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बिना तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही अधूरा है। तो एक छोटा सा टर्म आपके हम यहां पर लेने वाले हैं जिसको कहते हैं अस्कैरसिटी। अस्कैरसिटी का मीनिंग है दुर्लभता, ठीक है, दुर्लभता बोलते हैं इसको। और ये दुर्लभता का मतलब है जब हमारे पास रिसोर्सेस की डिमांड ज्यादा हो एंड रिसोर्सेस का सप्लाई कम है, तो ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग, है ना, ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं दुर्लभता या फिर प्रॉब्लम ऑफ अस्कैरसिटी। और जब भी कभी ऐसा रहता है स्थिति, तब भी हमें चुनाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको अभी गर्मी के दिन में मान लीजिए कि 20 लीटर पानी की आवश्यकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। मार्केट में इस 20 लीटर पानी को पाने के लिए, यानी कि पानी को प्राप्त करने के लिए कीमत भी देने के लिए तैयार हैं, प्राइस चुकाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि पानी कई बार तो फ्री में बिल मिल जाता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइस इसका देने के लिए भी तैयार हैं और फिर भी ये मार्केट से हमें उतना मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जितना हमें चाहिए, हमें आवश्यकता, हमारी डिमांड कितनी है पानी की 20 लीटर, और ये हमें मात्र मिल पा रहा है कितना, मान लो 12 लीटर। हमें जरूरत थी 20 लीटर की और मार्केट में उपलब्ध कितना हो पा रहा है, मात्र 12 लीटर। तो हम कह देंगे कि यहां पर 8 लीटर जो हमें नहीं मिल पाया वही है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि उतनी मात्रा हमें उपलब्ध ही नहीं हो रहा है जबकि हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो उसी मात्रा को हम लोग दुर्लभता कहेंगे। इसका मतलब हमारा डिमांड था 20 लीटर पानी की और हमें सप्लाई मात्र हुआ है 12 लीटर, तो दुर्लभता यहां पर 8 लीटर के बराबर उत्पन्न हो गया है। क्या ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से पहले बताइए, क्योंकि ये छोटा सा टर्म अगर आप यहां पर भी परेशान हैं तो आगे फिर तो बहुत परेशानी बाकी है। तो इसमें तो कितना पा रहा है पानी, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, इसलिए समझदारी के साथ चलो। देखो, जिनको नहीं समझ आया दुर्लभता, आपके पास ना डिमांड है 20 लीटर पानी का, आपको 20 लीटर पानी मिलेगा तो मान लीजिए आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन मिल कितना पा रहा है, मात्र 12 लीटर मिल पाया।
मार्केट में गए, भैया पानी बोतल है क्या देना, कितना चाहिए, 20 लीटर। नहीं नहीं सर 20 लीटर नहीं है। समझ रहे हो, तुम डिमांड कर रहे हो 20 लीटर जा करके, और तुम्हें मिल कितना पा रहा है, मात्र 12 लीटर मिला। तो 8 लीटर जो तुम्हें उपलब्ध नहीं हुआ, वही है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, दुर्लभता की समस्या। अभी समझ लो, लोग गैस की डिमांड कर रहे हैं, है ना, एलपीजी गैस की डिमांड कर रहे हैं इसकी, तो देश में अभी गैस की स्कैर्सिटी आ गया है, इसका क्या आ गया, दुर्लभता आ गया है। क्लियर है ये बातें, बताओ इसकी दुर्लभता कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि गैस का डिमांड लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए डिमांड इसकी क्या हो रहा है, डिमांड मतलब मांग, मांग ज्यादा कर रहे हैं और इसकी सप्लाई क्या हो पा रही है, कम। मतलब जब किसी भी, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जब किसी चीज का डिमांड ज्यादा और उसकी सप्लाई कम होती है तो हम उसे दुर्लभता कहते हैं। इन चीजों को कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी लेक्चर जब आएगा तब वहां पर सिखा देंगे, पूरा डिफिनेशन के साथ होगा। अभी सिर्फ समझदारी के लिए जरूरी है लेक्चर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दुर्लभता से ही आपकी शुरुआत इकोनॉमिक्स की होती है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड पढ़ेंगे और सप्लाई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। ये सेकेंड चैप्टर में आएगा, ये थर्ड चैप्टर में आएगा। तो गैस का लोग अभी क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कि भैया हमको गैस दे दीजिए, हमको एक सिलेंडर दे दीजिए, हमको एक सिलेंडर दे दीजिए, लेकिन उसकी सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम, तो उसे हम लोग दुर्लभता की स्थिति कहते हैं। अब सभी बच्चों को समझ आ गया है, धीरज, कुणाल, शुभम है, तो इस स्थिति को हम लोग दुर्लभता कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी कहते हैं। When demand is greater than supply, when demand is greater than supply, this situation is known as problem of scarcity, यानी कि यह समस्या दुर्लभता की समस्या कहलाती है। अब हम आते हैं मानव के जीवन की बातें करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ध्यान रखना कि मानव अपने जीवन में कैसे बिहेव करता है। बिहेवियर यानी कि व्यवहार, व्यवहार का मतलब है कि अपने जीवन में हम कौन सी चीजों को कैसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसको मानव का बिहेवियर कहा जाता है। जैसे मान लो मैं एक कंज्यूमर हूं, कंज्यूमर का मतलब वो व्यक्ति हूं मान लो जिसको वस्तुएं और सेवाएं चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा मैं एक इंसान हूं मान लो, तो मेरे नाम से जान लो आप, मैं हूं एक कंज्यूमर, मैं हूं एक उपभोक्ता, और हमें चाहिए या तो वस्तुएं या फिर सेवाएं, ताकि हम अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। तो हमारे लिए रिसोर्स चाहिए, मतलब हमें पैसा चाहिए, और पैसे के बेसिस पर हम देख पाएंगे कि हमें कौन सी वस्तु कितना खरीदना है, और डिसीजन किसके बेसिस पर होगा कि वस्तुओं के दाम कितने हैं। अगर महंगी कोई सामान मिल रहा है तो कहेंगे कम ही दे दो भैया, बाद में ले लेंगे जब सस्ता पड़ेगा तब। समझ पा रहे हो, ये सब सारी घटनाएं आगे सीखेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको यहां पर हमने लिखा है कि ज्ञान की वह शाखा, क्योंकि नॉलेज में तो बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, कंप्यूटर साइंस है, और ना जाने कितने सारे सब्जेक्ट हैं दुनिया के अंदर। तो नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। तो उसी नॉलेज का एक छोटा सा ब्रांच है इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम लोग मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव का आर्थिक व्यवहार का क्या मतलब है, मानव तो समझ गए, लेकिन आर्थिक व्यवहार यहां पर जो शब्द लिखा है इसका मीनिंग है इकोनॉमिक बिहेवियर, और इकोनॉमिक बिहेवियर बनता है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता के आधार पर। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, संसाधन ज्यादा हैं, तो हम किसी भी वस्तु या सेवा की डिमांड ज्यादा कर पाएंगे। ऐसे ही मान लो कोई प्रोड्यूसर है या फिर उत्पादक है, तो वो किस वस्तु को ज्यादा उत्पादन करेगा, किन सेवाओं को ज्यादा उत्पादन करेगा और किसकी मात्राएं कम उत्पादन करेगा, ये वो खुद डिसाइड करता है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव के आर्थिक व्यवहार को पढ़ेंगे, मानव के आर्थिक व्यवहार को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच, इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वो शाखा है इन विच, जिसमें ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर इज स्टडीड,
जिसमें हम ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी करेंगे, मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई है कि हम इकोनॉमिक्स में किसको पढ़ेंगे? मानव के आर्थिक व्यवहार पढ़ेंगे। मानव कई तरीके से बिहेव करता है ना, लेकिन मानव का यहां पर कैसा बिहेवियर देखना है? इकोनॉमिक बिहेवियर। जहां जहां मनुष्य पैसे का इस्तेमाल करेगा, संसाधन का इस्तेमाल करेगा, हम उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखो दूसरे शब्द में लिखा है, 10th तक की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है ना, ऐसा ही पढ़ा होगा वहां पर। तो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बातें सोशली किया जाता है, बहुत सारी चीजें, जैसे समाज कैसे विकसित होगा, समाज के लोगों को कैसे, है ना, रिसोर्स उपलब्ध होगा, संसाधन उपलब्ध होगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की भी वो शाखा माना जाता है जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस भी है जहां समाज के लोगों के बारे में बात किया जाएगा। सो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है अंडर विच या फिर इन विच द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये जो टर्म देख रहे हैं अभी आपको, छोटे छोटे जब चैप्टर्स आएंगे आगे तब क्लियर होगा। तो प्रोडक्शन क्या है पता ही है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन कहलाता है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो गया तो लोगों के हाथ तक कैसे पहुंचेगा, लोगों के घर तक कैसे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वितरण की प्रणाली। आगे देखिएगा, एक्सचेंज का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट हमें आपस में लेन देन करना है, कि हमने पैसे दिया हमें सामान मिल गया, यह कहलाता है एक्सचेंज की प्रक्रिया। और ऐसे ही कंजम्पशन करते हैं हम लोग गुड्स का एंड सर्विसेज का। तो चाहे तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करना हो, ये सारे जो दिख रहे हैं ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सिर्फ होता है दो ही चीजों का, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। तो इकोनॉमिक्स के अनुसार या तो हम वस्तुओं के ऊपर बात करते हैं या फिर सेवाओं के ऊपर में बात करते हैं। इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री होता है, इन्हीं दोनों चीजों का प्रोडक्शन भी होता है, इन्हीं दोनों चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। जैसे मुझे ये कपड़ा मिला तो कैसे मिला, मुझे ये कलम मिला तो कैसे मिला, मुझे घड़ी मिली तो कैसे मिली, मुझे खाने पीने के लिए सामान मिल जाता तो कैसे मिला, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। क्लियर है ना? अब देखो, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कई बार डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। जैसे सरकार कई बार क्या करती है, संसाधन बिल्कुल फ्री में बांट देती है, राशन पानी बिल्कुल फ्री में दे देती है, या फिर 1-2 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता है, मतलब बहुत न्यूनतम लागत पर हमें चीजें मिल जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कई बार फ्री भी होगा और कई बार हमसे पैसे भी चार्ज किए जाएंगे। जैसे दुकान में हम लोग जब कोई सामान लेने जाते हैं तो पैसे लेता है दुकानदार, तब सामान देता है। तो ऐसे जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी होता है और पेड भी होता है। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में मेनली क्या सीखा आपने, क्या पढ़ते हैं, मानव के आर्थिक व्यवहार को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ते हैं। सर ये बिहार बोर्ड के इकोनॉमिक्स, हाँ जी, किट हो जाएगी। वो प्राइस जो आपको शो कर रहा है वो आपको पेड नहीं करना है, वो पेड हो चुका है, उनको मिल चुका है। और जो भाई साहब आपके घर तक पहुंचाएंगे उनको भी पैसा मिल चुका, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, यहां देखिएगा, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पर बात करते हैं अब हम लोग, क्योंकि कई तरह की परिभाषाएं इकोनॉमिक्स के ऊपर निकल करके आया। कुछ लोग ना धन से संबंधित परिभाषा दिए, इस पर बात करेंगे, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस मिलेगा यहां पर। फिर कुछ लोगों ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया जिसको वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन कहेंगे। कुछ लोगों ने दुर्लभता संबंधी यानी कि स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन दिया, और कुछ लोग जो है डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशन दिए। तो इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से देखा जाए उस तरीके से ये आपको नजर आएगा। जैसे जैसे ध्यान से सुनना, एक हाथी आया, गांव में एक हाथी आया, क्या आया, हाथी। और हाथी को जो लोग छू रहे थे ना, मतलब टच करके देख रहे थे उनके अलग अलग अंगों को, वो उसके हिसाब से नाम दे रहे थे। जैसे कि एक इंसान ने टच किया उसका पैर, है ना, आंख बंद था,
और पैर को टच किया और बोला कि भाई साहब ये लग रहा है कोई खंबा है। फिर दूसरा व्यक्ति जो वो आंख बंद करके टच कर रहा था उसका सूंड, ये तो कोई सांप लग रहा है। फिर एक इंसान ने टच किया उसका पूंछ, ना ये तो झाड़ी लग रहा है, झाड़ी है। तो देखो हाथी तो हाथी है भाई, लेकिन आप उसको जिस तरीके से अनुभव करोगे वही तो दिखेगा। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही फन वे में चीजें समझने वाली है। सो यहां पर लोगों ने टाइम टू टाइम इसको अलग अलग तरीके से देखा है, अलग अलग नजरिए से देखा है। देखो यहां पर ध्यान से जो बच्चे लिख रहे हैं, रितु ने लिखा है सर समझ नहीं आया, नहीं समझ में आएगा, एक मिनट में कैसे समझ आएगा, अभी क्लास ज्वाइन की तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लास एंड होने दो फिर लिख देना, फिर लिख देना, तुम्हारी मर्जी। मैं तो कहता हूं ज्यादा लिखना, जितना मर्जी लिखते रहना, पहले सुन लो कहानी ध्यान से, वैसे नहीं समझ में आएगा। तो धन संबंधी परिभाषा कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया, कुछ लोगों ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया और कुछ लोगों ने विकास संबंधी परिभाषा दिया। इसका क्या मीनिंग है कि धीरे धीरे डेफिनेशन अपडेट होता चला गया, धीरे धीरे डेफिनेशन क्या हो गया, अपडेट होता चला गया। जैसे यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, ये तो समझ लिया, लेकिन शुरुआत में जब इसकी बात की जाती है तो एडम स्मिथ का जो है नाम सबसे पहले आता है। एडम स्मिथ साहब ही जो है वो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, यानी कि एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, चैट में सभी बच्चे लिख दीजिए इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं। तो यहां ध्यान रखना है एडम स्मिथ साहब जो है वो अर्थशास्त्र के जनक हैं। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, वैसे ही एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां के रहने वाले थे, लेकिन कहानी की तरह सीखिए। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र में धन की धारणा का प्रतिपादन किया है, धन संबंधी परिभाषा दिया है। यह कहा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं, संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं। यह बात किसने बोला, एडम स्मिथ साहब ने बोला था शुरुआत में ही। सो हम कहेंगे एडम स्मिथ है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। कंसेप्ट किसका, वेल्थ का, पैसे का कंसेप्ट दिया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे जो है इन्होंने किताब लिखा और किताब का नाम दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखिए, चाहे तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जहां भी किताब का नाम आएगा वो किताब का नाम केवल इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा और दोनों मीडियम के बच्चों को लिखना ही है। ये किताब का नाम हिंदी में मत ट्रांसलेट कर लेना, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे ही हिंदी मीडियम के बच्चे भी किताब का नाम इंग्लिश में ही लिखना, ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही रहेगा। वो बुक का नाम, किताब का नाम हमेशा इंग्लिश में ही लिख करके रखना, हिंदी में ट्रांसलेट मत करना, ठीक है जी। तो किताब का नाम है एन इंक्वायरी, यानी कि एक खोज करिए, इनटू द नेचर, प्रकृति में खोज करिए, एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये पता लगाइए कि जो ये हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, जो झील झरना पहाड़ तालाब नदियां हैं, ये सब ये तो प्रकृति है, क्या ये किसी भी देश के लिए रिसोर्स है या नहीं, संसाधन है या नहीं, ये इन्होंने किताब में ही पूरी तरीके से बता दिया। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, की प्रकृति के बारे में खोज करिए और कारणों का पता लगाइए कि क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए संपत्ति है या नहीं। तो देखो आज के समय में हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारा पहाड़, ये हमारी संपत्ति है देश का, यहां पर कोयला हमारे देश में निकल रहा है तो ये हमारी संपत्ति है, कहते हैं या नहीं कहते। तो इन्होंने किताब का नाम ही दे दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन किताब है, तो आप शॉर्ट में यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से शॉर्ट में ध्यान रखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब को किसने लिखा, राइटर कौन है, रचयिता कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता हैं एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कह रहे हैं। और ये किताब कब पब्लिश हुआ था, छपा कब ये किताब,
तो 1776 ईस्वी में 1776 में ये बुक पब्लिश हो गया था। 1776 में ये बुक पब्लिश हो गया और इसी किताब में लिखा था इन्होंने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या लिखा? अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसमें कि वेल्थ के बारे में स्टडी किया जाएगा कि ये हमारे पास जो पैसा है कैसे इस्तेमाल करें, इससे कैसे अर्न किया जा सकता है, इस तरह की बातें इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो सवाल आपसे करेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। ऐसे ऐसे सवाल आपसे अब पूछे जाएंगे। क्लियर है यहां पर सभी को बातें? ये सवाल सभी को पता चल गया है कि कैसे पूछा जाएगा? प्रैक्टिस करके देखिए और जवाब दीजिए मुझे। और जब भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाए प्लीज प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है टाइमली ज्वाइन कर लेना और सबसे बेहतर हो जी। तो आप कनेक्टेड फील करता हूं जब आप जवाब यहां पर पुस्तक की रचना किसने किया करते हो। सो वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि इस बुक का रचना जो वो किसने किया है ये पूछ रहा है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने किया है? एडम स्मिथ साहब ने किया हुआ है। इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये मैंने यहां पर दिखा दिया आपको। चलो जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम पहले दिखता है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे, देखो एमसीक्यूज बहुत सारा करवाऊंगा जब अपना चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा ना तब। जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर का आज पहला लेक्चर है, फिर इंट्रोडक्शन चैप्टर का दूसरा लेक्चर कल आएगा, फिर उसके बाद फिर हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर ही चलेगा। तो ऐसे ही करके हमारे 5-6 लेक्चर एक चैप्टर में चलेगा, या फिर किसी में ज्यादा भी चल सकता है। जैसे सेकेंड चैप्टर है तो 16 से 17 लेक्चर चलेंगे, थर्ड चैप्टर बड़ा है तो उसमें भी 16-17 लेक्चर चलेंगे। ऐसे जो चैप्टर बड़ा है उसमें ज्यादा लेक्चर्स होंगे, जो चैप्टर छोटा सा है उसमें 7 या 6 लेक्चर चलेंगे। समझ गए? डिपेंड करेगा चैप्टर के ऊपर में, कंटेंट के ऊपर में। फिर देखिएगा अल्फ्रेड मार्शल की बातें यहां से आ जाती है, जो कि कल्याण संबंधी विचारधारा शुरू हो गया। पहले आया धन संबंधी बातें जो कि एडम स्मिथ ने किया कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बचत किया जाए, पैसा कहां कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो पैसे से रिलेटेड डेफिनेशन आया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स धन के बारे में अध्ययन करता है, वेल्थ के बारे में स्टडी करता है। लेकिन अब अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है कल्याण के लिए जो है बात कही जा रही है। इकोनॉमिक्स जो है वो कल्याणकारी विचार देता है कि पैसे से हमारा कल्याण कैसे होगा, धन से संपत्ति से हमारी भलाई कैसी होगी, हमारी वेलफेयर कैसे होगी। तो इस बारे में बात किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। देखिए कहां के रहने वाले थे ये सब सवाल नहीं पूछता आपसे, लेकिन मैं कहानी की तरह बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। और इन्होंने जो है वो बोला इस कंसेप्ट को जिसका नाम है वेलफेयर कंसेप्ट। सो पूछा जाएगा आपसे सवाल कि किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर रिलेटेड कंसेप्ट दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। सो अल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स कि अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल साहब हैं। कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने भी एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये किताब बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा ये किताब। इसी किताब में आगे चल करके जो है डिमांड की बातें, सप्लाई की बातें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब सारे कंसेप्ट इसी किताब से आए थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और ये किताब जो वो 1890 में प्रकाशित हुआ। एडम स्मिथ की किताब 1776 में आया, और फिर ये किताब कब आया है एक बार सभी बच्चे चैट में लिखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुआ था। 1890 में प्रकाशित हुआ था। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सूरज एक बार सभी को चैट में लिखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कब पब्लिश हुआ है? 1890 में पब्लिश हुआ है। और इसी किताब में उन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल की जगह पर आप कर सकते हैं फिजिकल वेलफेयर। तो
अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का विज्ञान है। भौतिक शब्द का मतलब है जो चीजें खुली आंखों से दिखाई दे दे। जैसे कि ये चश्मा दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये घड़ी दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये कपड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ जी। मैं दिखाई दे रहा हूं ये जितनी भी चीजें आपको खुली आंखों से दिखाई दे देता है, ये सारी क्या है? भौतिक वस्तुएं हैं, यानी कि फिजिकल गुड्स है, जिसे आप मटेरियल बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने, कि देखो अर्थशास्त्र जो है ना, वो मानव के भलाई के बारे में बात करता है कि मानव का कल्याण कैसे होगा वस्तुओं से, यानी कि मटेरियल वेलफेयर की बातें किया है। जैसे ये वस्तु को अभी हम यूज कर रहे हैं और लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा भलाई किया। इसने क्या किया? हमारा भलाई किया, हमें मदद किया काम करने में, है ना। ऐसे ही कपड़े से हम अपना बदन ढक सकते हैं, तो कपड़े से भी हमारी जरूरत पूरी हो जा रही है, तो हम कहेंगे इससे हमारा वेलफेयर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमारा वेलफेयर हो रहा है, हमारा कल्याण हो रहा है। अगला देखिए, नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन ये दिया। अच्छा, पहले डेफिनेशन में एक कमी क्या है कि केवल और केवल इन्होंने फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर बात कर दिया, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर बात कर दिया, यही है आपका एक तरीके से क्या, फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर बात कर दिया, भौतिक वस्तु के ऊपर बात कर दिया। और ये भौतिक वस्तु अगर है, तो क्या मनुष्य की सारी आवश्यकताएं केवल वस्तुओं से ही पूरा होता है? बताओ जरा, क्या तुम्हारी जरूरत सिर्फ वस्तुओं से पूरा होता है? तुम्हें सेवाएं नहीं चाहिए होता है? डॉक्टर की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, इंजीनियर की सेवाएं, नर्स, वकील की सेवाएं नहीं चाहिए? ये सब भी तो चाहिए। लेकिन ये फिजिकल वेलफेयर केवल बोल करके, मटेरियल वेलफेयर बोल करके सेवाओं को डिफिनेशन ही नहीं दिया इन्होंने। सेवाओं के बारे में भी लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बातें किया है, यानी कि सिर्फ वस्तुओं के बारे में बताया कि वस्तुओं से मानव का कल्याण होगा, सेवाओं से लिखा ही नहीं। जबकि हमारी जरूरतें डॉक्टर की सेवाओं से भी पूरा होता है, शिक्षक की सेवाएं से भी हमारी जरूरतें पूरी होती है, वकील की सेवाओं से भी हमारी जरूरतें पूरी होती है, इंजीनियर की सेवाओं से भी हमारी जरूरतें पूरी होती है। लेकिन ये सिर्फ लिख रहे हैं मटेरियल वेलफेयर मतलब वस्तुओं से कल्याण होता है। हाँ, कल्याण तो होता है वस्तुओं से, लेकिन क्या सिर्फ वस्तुओं से हमारा कल्याण होता है? नहीं, सेवाओं से भी हमारा कल्याण, हमारी भलाई होती है। तो इनमें थोड़ा सा कमी रह गया डेफिनेशन में। फिर अगला जो है वो कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ये अच्छी बात करी है इन्होंने। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो मानव कल्याण की बातें करता है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स किसका साइंस है? मानव कल्याण का है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी करता है ये, कि मानव की भलाई कैसे होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा। तो इन्होंने बोला अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कि मानव की भलाई कैसे होगी। और तीसरा एक और डेफिनेशन इनका है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में, सामान्य कारोबार का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाएं, वो सब क्रियाएं जिससे हमारे पास कुछ इनकम आ जाए, वो सभी क्रियाएं जिससे कि हमारे जीवन यापन के लिए साधन मिल जाए, वैसी क्रियाओं को बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। और उसी आर्थिक क्रिया को अल्फ्रेड मार्शल लिखे हुए हैं जीवन के सामान्य कारोबार। सामान्य कारोबार का मतलब है वही आर्थिक क्रियाएं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन करता है। हमने शुरुआत में ही इसी डेफिनेशन को लिया था, है ना। तो मनुष्य का अध्ययन करता है। इन्होंने किस पर ज्यादा जोर डाला है? मनुष्य का अध्ययन। जबकि एडम स्मिथ ने जोर डाला था धन के अध्ययन पर, ज्यादा जोर, कि वेल्थ का स्टडी किया जाता है। इन्होंने हर जगह पर देखो कल्याण की बातें, मानव कल्याण की बातें, मनुष्य की बातें ऐसे किया हुआ है। मतलब अल्फ्रेड मार्शल साहब जो हैं वो मानव के ऊपर, मानव कल्याण के ऊपर विशेष करके ध्यान दिए हुए हैं, समझ गए। लेकिन एडम स्मिथ साहब जो थे उन्होंने धन संबंधी विचार दिया था, जो कि यहां पर आपने देखा, इन्होंने धन संबंधी विचार दिया एडम स्मिथ ने। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल साहब जो हैं वो देखो, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने मानव कल्याण की बातें, है ना, मानव के भलाई की बातें ऐसा किया हुआ है। तो मानव पर ज्यादा जोर दिया है मार्शल साहब ने। मार्शल ने मानव पर ज्यादा विचार किया हुआ है। हाँ जी, श्रुति कह रही है सर ये बुक में नहीं है, तुम बुक अभी मत छुओ। ऐसी नहीं है, सामने जो इंसान खड़ा है उस पर पट्टा नहीं है, समझ ही जाओगे। तुम्हें किसी किताब पर सिर्फ
एक लाइन लिखा हुआ है दे दनादन, थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उससे तब पलट देना अब, ठीक है। मेरा टाइम बचने दीजिए प्लीज, तभी मैं आपको ज्यादा चीजें दे पाऊंगा। बिहार बोर्ड के अंदर तुम्हें तो पता ही होगा कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछते हैं, नहीं पता है? जो बच्चे मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इस बात के लिए मैं बता दूं कि कॉमर्स वाला यूपीएन बिहार बोर्ड अपना यूट्यूब चैनल है आप सभी का, उस पर जाइएगा जरूर, जरूर जाना। और उसमें एक सीरीज हमने करवाया है जिसमें एक ऐसे हथियार लिया हुआ है, पिक्चर दिख जाएगा आपको, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है दे दनादन, वो एमसीक्यूज उठा करके देखना। और उसमें कंप्लीट एक कमेंट्स किया हुआ बच्चे ने, जो बच्चा इस बार बिहार बोर्ड का दिया हुआ है, पूरे सेट का उसने बताया है, हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टाइमर लगा दिया है। सारे एमसीक्यूज उसी से आए थे, और मैंने क्या 1000 एमसीक्यूज करवाए हैं? 120 एमसीक्यूज लगभग करवाए हैं, और बिहार बोर्ड के अंदर 100 एमसीक्यूज ही आता है उसी 120 एमसीक्यूज में सारे पेपर में आपके फंस गए हैं। इसमें मेरी कोई ये नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा करता हूं, रिसर्च बेस्ड चीजें निकालता हूं, तब मैं आपको चीजें दे पाता हूं। सो प्लीज हमारा टाइम सेव करिए, तो मैं आपको ज्यादा चीजें दे पाऊंगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब जो है वो किसने लिखा है, रचना किसने किया है इसका? तो अल्फ्रेड मार्शल ने, या फिर डायरेक्ट इनका नाम लिखा रहेगा मार्शल, तब भी ये सही सही जवाब ऑप्शन पहला है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला ये बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक सवाल और हमने यहां पर ले लिया है, ऐसा भी पूछा जाता है कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? Who said economics is the science of human welfare? किन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस है, और वो किसका साइंस है? ह्यूमन वेलफेयर का। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। सही है। तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। कल्याण संबंधी बातें किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने किया है कल्याण संबंधी बातें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी बताने के बाद भी आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। मैं किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, फिर मैं जब एमसीक्यू सेशन करवाऊंगा, जब अपना पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर जिस दिन एंड होने वाला रहेगा ना, उस दिन मैं बता देता हूं कि कल एमसीक्यूज करवाऊंगा, बता देता हूं, चिंता मत करिए तो कंप्लीट एक दिन हमारा क्या रहेगा? एमसीक्यूज रहेगा, केवल एमसीक्यूज उस दिन रहेगा, थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाएंगे उस दिन। प्रोफेसर रॉबिन्स जो है वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और ये कहां के रहने वाले थे? तो भैया ये रहने वाले थे लंदन के, है ना, ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो ब्रिटेन के रहने वाले थे रॉबिन्स, और इन्होंने दुर्लभता की धारणा दे दिया इकोनॉमिक्स में। कहा कि भैया कल्याण होगा कैसे, जब संसाधन सीमित है, लोगों की जरूरतें बहुत सारी हैं, कैसे पूरा कर पाओगे? कैसे कल्याण होगा मानव का, कैसे वेलफेयर होगा? ये तो दुर्लभ हो जा रहे संसाधन। तो रॉबिन्स ने इंट्रोड्यूस किया है द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया है। और इन्होंने किताब लिखा एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, 1932 में पब्लिश हुआ। एक बात जानते हो, इन्होंने किताब का नाम क्या लिखा है? एन एसे, यानी कि एक लेख लिखा, जैसे आप लोग पहले लिखते थे ना, गाय पर रचना, कुत्ता पर रचना इस तरीके से। तो एक बच्चा है, मैं आपको एक छोटी सी वाक्य बताता हूं। एक क्लास में 10 बच्चे थे, टीचर्स ने होमवर्क दिया कि बेटा कल आप लोगों को कुत्ते पर रचना लिख करके आना है। किस पर लिखना है? कुत्ते पर रचना लिखना है। सबने कहा जी मास्टर जी। तो अगले दिन बच्चे आए स्कूल, सबने अपना अपना होमवर्क चेक करवाया। एक बच्चा अभी भी बैठा हुआ था, और उस बच्चे को बोला गया, टीचर्स ने बोला तुमने क्यों नहीं दिखाया अपना वर्क, नहीं करके आए? तो बच्चा उठ करके आया, सर को बोला सर मैं लिखने की कोशिश तो कर रहा था। तो फिर लिखा क्यों नहीं? टीचर्स ने फिर से बोला सर मैं लिखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही कुत्ते पर रा लिखा ना, कुत्ता भाग गया, फिर लिख ही नहीं पाया। वो कर क्या रहा था? कुत्ता सोया हुआ था उसके घर के सामने, और होली के जो रंग बच गए थे उसी रंग से उसी कुत्ते के पीठ पर लिख रहा था र च न में आकर ना समझ पाए?
तो जैसे केवल र लिखा, कुत्ता फरार, पूरा लिख ही नहीं पाया वो। खैर ये जॉक्स था, जैसे घिसी पिटी। बट यहां पर आप सुनो अब ध्यान से। वैसे ही एन ऐसे एक लेख लिखा गया किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, कि क्या ये जो प्रकृति है क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या ये पर्याप्त मात्रा में है। तो बोला नहीं है भैया, रिसोर्स तो लिमिटेड है, संसाधन तो सीमित है, उतना मात्रा में है ही नहीं जितना हमको चाहिए, जितना मनुष्य को चाहिए उतना रिसोर्स नहीं है। तो यही इन्होंने बोला कि एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और ये बुक कब पब्लिश हुआ है, 1932 में। आपको किताब का नाम कितना ध्यान रखना होगा, तो शुरुआत में आप इतना ही केवल ध्यान रखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस किसने लिखा है किताब, तो रॉबिन्स ने लिखा है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले, सॉरी यहां ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने परिभाषा दिया क्या, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, कि अर्थशास्त्र जो है वो चुनाव के बारे में बात करता है, कि रिसोर्स का चुनाव कैसे करें कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। रिसोर्स की जरूरतें यहां पर ज्यादा हैं और उपलब्ध तो है वो कम, तो ठीक ढंग से चॉइस करना पड़ेगा, ठीक ढंग से चुनाव करना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन के जगह पर आप चाहें तो चुनाव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चयन का मतलब होता है चुनाव, जैसे हम लोग चुनाव करते हैं ना कि पापा पैसे तो कम ही दिया आपने, अब इतना पैसा में सारा जरूरत कैसे पूरा होगा आप ही बताइए, बोलते हो ना ऐसा। तो ऐसे ही चुनाव की समस्या की बात हो रही है यहां पे, वो मुखिया जी वाला चुनाव की बात नहीं है। यहां पर पैसा कम पड़ गया है और कम पैसे से ही बाकी सारी जरूरतें हम पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे पूरा होगा, यहां चुनाव की यही बातें हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक और डिफिनेशन दिया कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र मतलब क्या होता है, चयन का तर्कशास्त्र का मतलब है कि इकोनॉमिक्स आपको लॉजिकली चुनाव करने के लिए समझाएगा, ऐसे सपनों की दुनिया में नहीं, हकीकत में रह करके, कि बेटा देख ऐसे सोच तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, ऐसा मत सोच। तो इकोनॉमिक्स जो है वो लॉजिकली सोचने के लिए समझाता है। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल से। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल चॉइस, इसको क्या बोलेंगे, लॉजिक चॉइस बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ लॉजिक ऑफ चॉइस, ये लॉजिक देता है कि देखो ऐसे भी चुनाव कर सकते हो, ऐसे भी चुनाव कर सकते हो, ऐसे भी खरीदारी कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास मान लो 500 रुपया है, तो 500 रुपये में तुम कैसे डिसीजन लोगे कि तुम्हें किताबें कितनी लेनी है, ठीक है, या फिर तुम्हें जो वो हो सकता है नोटबुक लेना है, कॉपी लेना है, या फिर हो सकता है तुम्हें पेन लेना है। तो लेना तो है 500 रुपये में ही। अगर मान लो यहीं पर बुक का रेट हो गया 300 रुपया, बुक्स जो लेना चाहते हो 300 रुपया का है, जो कॉपी लेना चाहते हो 200 रुपया का है, 500 रुपया तो यहीं खर्चा हो जाएगा। फिर पेन क्या ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो यहां तुम्हें एडजस्टमेंट सही ढंग से फिर करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा तीनों में से सबसे पहले जरूरत किस चीज की है तुम्हें। क्या वो 1-2 दिन ना मिले तो काम चल जाएगा क्या, तो तुम कहोगे हाँ पापा घर पर तो एक पेन पड़ा ही है, वो लगता है 1 सप्ताह तक चल जाएगा, तो छोड़ दीजिए अभी पेन नहीं लेना है। तो पेन अगर नहीं लेते हो तो तुम्हारी दोनों जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएगी। ये पहला चयन का तर्क है। दूसरा तर्क ये लग सकता है कि नहीं पापा हम बुक्स जो है ना लाइब्रेरी से ही ले लेंगे, बुक्स मत लीजिए, लाइब्रेरी से ही निकाल के पढ़ लेंगे हम, ठीक है, अपना पर्सनल बुक जरूरी नहीं है। तो तुम बुक को कंप्रोमाइज कर लिया, तो तुम्हारा आसानी से कॉपी भी आ जाएगा और पेन भी आ जाएगा। लो लॉजिक दूसरा मिल गया। तीसरा भी लॉजिक हो सकता है कि नहीं पापा नोटबुक मत लीजिए, क्योंकि नोटबुक में हम बहुत सारा रफ करते रहते हैं, तो काम करिए व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और एक मार्कर ले लीजिए, उसी में लिख करके अपना नोट्स बना लेंगे, मतलब रफ कर लेंगे। रफ करने के लिए नोटबुक नहीं चाहिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, उसी में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ रहा है, समझ गए। तो ये कॉम्प्रोमाइज करने का जो तरीका है वो सब लॉजिकल है, कि इतने रुपए में से ये सारी जरूरतें तुम्हें पूरी करनी है, या फिर सारा नहीं करना है तो कम से कम 2 जरूरतें पूरा करना है, 2 नहीं करना है तो कम से कम 1 जरूरत पूरा करना है। तो लॉजिकल आइडिया तुम्हें इकोनॉमिक्स दे रहा होता है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए अब हमें यहां पर एक और कंसेप्ट देखने को मिल रहा है लास्ट, जो कि है विकास संबंधी विचारधारा।
अभी तक जो आपको 3 पढ़ाया है, यहीं से तुम्हारा पेपर के अंदर में एक एमसीक्यू आएगा, इन तीनों कंसेप्ट में से एक एमसीक्यू। अब ये चौथा वाला एमसीक्यू नहीं आता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ये चौथा वाला नहीं आता आपके पेपर में, और आता भी है तो सिर्फ पहले वाला लाइन से आता है, बाकी लाइन आपके लिए नहीं आता पेपर में। तो पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन इनका नाम था। एंटोनोमी नहीं लिखते हैं तो सीधा सीधा लिखिए पॉल सैमुअल्सन। सैमुअल्सन साहब जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे। चैट में एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए ये कहां के रहने वाले थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है जी, अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। और इन्होंने बोला कि देखिए चुनाव तो ठीक है करना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव केवल आज नहीं करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, और भविष्य में करते रहना है। चुनाव की समस्या आते रहेगा जाते रहेगा। मतलब मानव शुरुआत ही कर रहा है चुनाव की समस्या से, और मानव का जीवन भी अंत जब होगा, जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, तब तक जो है चुनाव की समस्या पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ये समझा रहे हैं कि सब कोई तैयार रहिए, चुनाव की समस्या आज भी है, कल भी है, आगे भी आएगा। ठीक है, जैसे कहता है ना कि जो इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है। तो ठीक वैसा ही ये बात सत्यता से परिचित करवा देते हैं सबको कि देखो चुनाव की समस्या केवल आज नहीं, बल्कि आज के साथ साथ में कल भी चुनाव करना पड़ेगा, परसों भी चुनाव करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में भी चुनाव करना पड़ेगा, और जीवन काल तक चुनाव की समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। ये चुनाव की समस्या उत्पन्न होगा ही होगा। ये बात किया हुआ था सैमुअल्सन ने। यहां पर बोलेंगे पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स। ग्रोथ का यहां पर मीनिंग है, ग्रोथ का मीनिंग होता है कि जब किसी देश का इनकम या फिर जीडीपी बढ़ जाए, जब किसी देश का इनकम या फिर जीडीपी बढ़ जाए उसको ग्रोथ बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? मतलब किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन पहले की तुलना में ज्यादा हो रहा है तो उसका जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर। अब इन्होंने देखो लिखा कैसे, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग करके भी चुनाव की समस्या आएगा, यहां पर मुद्रा की प्रयोग कर रहे हैं तब भी चुनाव की समस्या आएगा, और प्रयोग के बिना भी चुनाव की समस्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास समय है 24 घंटा, सबके पास उतना ही होता है, 24 घंटे समय है। अब सब लोग इस समय का विभाजन अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई 8 घंटा सो रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, और 8 घंटा वो बाकी चीजों में व्यस्त कर रहा है, नहाने खाने पीने में। तो ऐसे डिवाइड कर लिया। और कहीं वही व्यक्ति कोई जो है क्या करता है, यही 24 घंटा कैसे डिवाइड कर सकता है कि 5 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, 8-9 घंटा सो लेंगे, फिर यहां पर जो बाकी शेष टाइम दूसरे कार्यकलापों में लगाएंगे। तो सबके विभाजन करने का तरीका अलग अलग है ना, है तो सबके पास 24 घंटा ही, लेकिन सब लोग इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। समय का इसीलिए चुनाव सही ढंग से करना चाहिए, रूटीन सही ढंग से बनाना चाहिए इंसान को, ताकि उसी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम अच्छा वर्क कर सकें। इसलिए रूटीन बनाना जरूरी होता है। बोलने के बाद भी नहीं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ कमियां हैं सब में, और इसीलिए उन कमियों को निचोड़ करके हम यहां पर रखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, इशारा काफी है इतना। अब इन्होंने यह भी समझाया कि देखो व्यक्ति को चुनाव करने के साथ साथ में समाज के हर व्यक्ति को चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहां रॉबिन्स ने बोला था कि केवल व्यक्ति को चुनाव की समस्या सामना करना पड़ता है, वहां पर इन्होंने समाज को भी ले लिया कि समाज को भी चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इन दोनों के ऊपर में हम लोग कंसेप्ट आगे समझेंगे। एक तो देखेंगे आर्थिक समस्या क्या होता है, तो वहां व्यक्ति के बारे में लेकर के काम करेंगे, और एक देखेंगे केंद्रीय आर्थिक समस्या जो कि समाज के चुनाव की समस्या की बात करेंगे। तो पूरे देश के लिए भी चुनाव की समस्या आती है और व्यक्ति के लिए भी चुनाव की समस्या आती है। और चुनाव इस प्रकार से करना होता है ताकि विभिन्न लोगों और वर्गों में संसाधनों का अभी भी और भविष्य में भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण हो जाए। क्योंकि देखो संसाधन तो लिमिटेड है भैया, लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से करोगे तो हर व्यक्ति तक संसाधन का सही ढंग से वितरण हो पाएगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। क्लियर है? एंड सोसाइटी, बहुत बढ़िया, जैसे आपने पढ़ाया वैसे ही डिटेल में है। बट आपको क्या लगा फिर
तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज। इन्होंने बताया कि मानव और पूरी सोसाइटी कैसे चुनाव की समस्या का सामना करती है, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि पैसे से भी चुनाव की समस्या और बिना पैसे की भी चुनाव की समस्या। और यह देखना होता है कि टू एम्प्लॉय प्रोड्यूस रिसोर्सेस ओवर टाइम, कि समय के साथ हम कैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को बढ़िया तरीके से यूज करें। जैसे हमारे पास टाइम है तो हम देखो लेक्चर्स यहां पर दे रहे हैं आप लोगों को और हमारा काम होता जा रहा है। हम चाहते तो टाइम वेस्ट भी कर सकते थे कहीं। एंड क्या बोला, टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, कि ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर लीजिए रिसोर्सेस से ताकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें और इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसा। ठीक है, अब देखो तो ये यहां से कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। मैं एग्जैक्ट हर एक बातें करता हूं सटीक तरीके से, क्योंकि मुझे एनालिसिस का बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है, बाकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा है आज तक, ना पूछेगा, क्योंकि इतना लंबा डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में कहां आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पूछता क्या है कि विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया, डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया। तो बता देना ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन जो वो सैमुअल्सन ने दिया, और ग्रोथ समझ गए होगे। अमेरिका जो अपने आप को जीडीपी में सबसे टॉप पोजीशन पर मानता है, $22 ट्रिलियन से भी इसकी इकोनॉमी ऊपर चली गई है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी अर्थव्यवस्था में इनकम के बेसिस पर अमेरिका। तो अमेरिका के रहने वाले थे सैमुअल्सन, और सैमुअल्सन ने दिया है ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया है, सैमुअल्सन ने दिया हुआ है। अब ये 3 किताबों के बारे में आप जल्दी से जल्दी कीजिए, 3 किताबों के बारे में जल्दी से जल्दी कीजिए सभी बच्चे एक बार। 1776 में आया वेल्थ ऑफ नेशन, 1890 में आया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर 1932 में आया यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। और जो सैमुअल्सन की एक किताब आई थी, पता है इस किताब का नाम है केवल और केवल इकोनॉमिक्स। सैमुअल्सन की किताब का नाम है इकोनॉमिक्स, और यह किताब छपा था 1948 में, 1948 में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा ऐसे ही क्रमवार। 1776 में एडम स्मिथ का किताब आया वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की किताब 1890 में आया, और लियोनल रॉबिन्स की किताब जो है वो 1932 में आया, और इकोनॉमिक्स किताब जो कि सैमुअल्सन ने लिखा था वो किताब 1948 में आया, 1948 में आया। तो एक बार जल्दी से इसे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लीजिए, 1776, 1890, 1932 और 1948। ऐसे ध्यान रखोगे तो सीयूटी के पेपर में आसानी से फोड़ करके मचा सकते हो भैया। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया है यहां पे। हरी अप, हो गया सबका, जल्दी कीजिए, आगे आते हैं। अब हमें यहां पर पढ़ना होगा, अब हमें यहां पर पढ़ना होगा एक दुकानदार भाई साहब के बारे में। दुकानदार भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। इनके पास देखो ठेकुआ भी है ना ठेकुआ भी है, झाल सेवा भी है, सेव है, और पता नहीं क्या क्या इनके पास प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। हम चले गए इनके पास वही सामान खरीदने के लिए। जैसे ही इनके पास पहुंचे, इन्होंने पूछा कितनी मात्रा में लोगे, फिर हमने बता दिया कि हमें इतनी मात्रा में चाहिए। फिर हमने प्राइस इनसे पूछा, वो इन्होंने बता दिया। आसानी से सारी बातचीत हो गई, फिर हम लोग खरीदारी कर लिए। तो यहां छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके जैसे दुकानदार तो मार्केट में और भी थे इनके जैसे दुकानदार और भी थे बाजार में, लेकिन हम इनके पास गए और खरीदारी करने लगे। तो यहां पर ऐसे ही किसी एक दुकानदार, किसी भी एक फर्म के बारे में, किसी भी एक छोटे परिवार के बारे में जब पढ़ना होता है, तब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी बातों को पढ़ा जाता है। यानी कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल आर स्टडीड, कि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम छोटे आर्थिक चरों या फिर व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं।
क्या ये बात सभी को समझ आया है? जैसे एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, ये सब होते हैं छोटे छोटे इकाइयां, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। और यहां लिखा है छोटे आर्थिक चर, इसका मतलब है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब सारी चीजें छोटे आर्थिक चर होते हैं। तो जब कोई पूछे कोई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, तो याद रखना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि यहां पर एम के बाद क्या लगा हुआ, आई, और इसी टर्म को निकालकर एक देखेंगे, आई फॉर क्या होता है, तो इंडिविजुअल होता है। आई फॉर क्या होता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, व्यक्तिगत। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, व्यक्तिगत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब सारी चीजें। क्लियर है? अब ये सब आगे आएगा धीरे धीरे करके। फिर हमने यहां पर बोला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ अल्टरनेटिव नाम भी होते हैं। जैसे आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। घर परिवार में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है ना, दोस्त यार किसी और नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे नाम हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस नाम है वो है मूल्य सिद्धांत या फिर कीमत सिद्धांत। ठीक है जी, प्राइस थ्योरी भी इसको नाम दिया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर हम VBI लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जो दो नाम पहले लिखे हुए ये सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है पढ़ने में, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या फिर बोल दो व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र, बाकी है तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखिए, इसकी जो बातें की जाती है वो सबसे पहले तो ये देख लो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग केवल और केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। मतलब केवल और केवल इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है। जैसे कि यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। यहां तक अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये हो गया, ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करता है। जैसे कि एक परिवार में कितनी इनकम है ना, कितना मंथली खर्चा होता है, ये सब बातें अगर समझना है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये अच्छा फीचर्स है, अच्छी विशेषता है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी बोल दीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, क्या इसकी फीचर्स है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म, फर्म का मतलब है जहां उत्पादन का काम चलता है उसको बोलते हैं फर्म। ऐसे ही व्यक्तिगत उद्योग के बारे में, जैसे देश में तो कई सारे इंडस्ट्री हैं, कई सारे उद्योग हैं, कार उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है ना। तो हम किसी एक उद्योग के बारे में बात करें, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होता है उसकी बात अगर कर लें तो वो हो गया छोटा सा एक उद्योग। क्योंकि वैसे उद्योग तो बहुत सारे हैं, सीमेंट का अलग है, चीनी का अलग है, कपड़े का अलग है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम लोग केवल एक इंडस्ट्री, एक फर्म, एक कंज्यूमर ऐसे बात करते हैं, तो वही हो गया इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री। जैसे अपने देश के अंदर में ये अभी 4 टेलीकॉम सर्विसेज हैं, BSNL है, एयरटेल है, वोडा आइडिया है और जियो है। इन चारों ने पूरे भारत के मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है ना, टेलीकॉम सर्विसेज दे रहे हैं ये चारों। अब इनमें से अगर हम किसी एक कंपनी की बातें करेंगे तो हो गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी उसका। ठीक है, किसी एक के बारे में बात करें, जैसे कि जियो का टोटल मार्केट में कितने सारे कंज्यूमर हैं, पूरी इकोनॉमी में, पूरे भारत में कितने सारे कंज्यूमर हैं, कितना वो अर्न करता है एनुअली, यानी कि पूरे साल में, कितना उसका टोटल खर्चा होता है, उसमें कितने इंप्लॉय हैं, कितने रोजगार में हैं। इस सारी बातें अगर केवल एक कंपनी के बारे में कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक बातें कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? आप कहीं से भी हो, है ना। वेरिएबल यानी कि फर्म एक कंपनी की बातें करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक, समझ गए। आ जाओ, तो फिलहाल आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इनके बारे में समझ गए कि हम केवल एक दुकानदार की बातें करेंगे, एक फर्म, एक कंपनी की बातें करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखो हम लोग डील्स करते हैं किस चीज का, विद द स्टडी ऑफ अ स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि छोटे छोटे आर्थिक चरों के बारे में पढ़ते हैं। जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना।
तो ये छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करता है, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड यानी कि व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति। इन चरों के प्रभाव इतने छोटे या फिर कम होते हैं, मतलब इनमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाएगा ना, जैसे मैं गया इन दुकानदार भाई साहब के पास और मुझे इन्होंने ठग दिया, है ना, मैंने कहा भाई अगली बार नहीं आने वाला आपको दुकान पे, तो ये भी क्या करे पता है, हाँ 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 जाइए ना, आपकी वजह से मेरा दुकान थोड़े ना बंद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों बंद नहीं होगा तो मैं तो नहीं आऊंगा। ये कह रहे हैं आपके जैसे बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा जो भी चीज इनके पास खरीद रहे थे हम, वो एक छोटा सा अमाउंट था। ये तो बहुत सारा सामान बेचते हैं ना, तो भले ही मुझे लगा कि ये दुकानदार गलत हैं, ये हमको ठग दिए, लेकिन हमारे जैसे इनके लाखों कस्टमर हैं, हजारों कस्टमर हैं, तो इनका दुकान चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। वही लिखा है यहां पर कि ये छोटे छोटे जो चर हैं, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, तो हमारा जो डिमांड था, जो हम इन भाई साहब के पास खरीदने के लिए गए थे, वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड। तो इन इंडिविजुअल डिमांड का प्रभाव इतना कम होता है कि इनमें अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हम अगर खरीदना छोड़ दें तो दुकान बंद नहीं होगा। ठीक है, सो वही लिखा है कि द इंपैक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स इज सो स्मॉल दैट चेंजेस इन देम डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंटायर इकोनॉमी। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि होल इकोनॉमी, यहां पर लिख सकते हैं होल इकोनॉमी। क्लियर है ये बातें सबको? कैसा लगा कि हमारे केवल ना डिमांड करने से इसका दुकान बंद नहीं होने वाला है समझ गए? तो वो इंडिविजुअल डिमांड हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु या फिर साधन, वस्तु का दाम कैसे तय होगा, ये प्रोडक्ट का कीमत कैसे तय हुआ, ये सारा पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। और ऐसे ही आगे ग्रेजुएशन में जाकर के आप लोग पढ़ते हो, 12th में नहीं है, साधन का कीमत निर्धारण कैसे होगा, यानी कि लेबर को कितना मजदूरी मिलेगा, किसी का आपने जमीन लिया है तो उसको रेंट कितना दिया जाएगा, किसी से आपने कुछ पैसा पूंजी उधार लिया है तो कितना उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी बातें जो हो डिटरमाइन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। किसी वस्तु का दाम कितना होगा, ये भी डिटरमाइन यहां पर माइक्रो में किया जाता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और पॉपुलर नाम है कीमत सिद्धांत, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम क्या पॉपुलर है, प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, कि किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे तय होगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। जल्दी बताइए। करते हैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बात को पढ़ता है कि हम रिसोर्स का एलोकेशन दुनिया के बीच में कैसे करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए तो एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस बात को पढ़ा जाता है। की कौन होगा? तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए लिखे गए हैं और सारे के सारे सही भी हैं। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल के बारे में? क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्राइसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी, कि किसी एक वस्तु का दाम कितना होगा? तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए लिखे गए हैं और सारे के सारे सही भी हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं आज का लीडर बोर्ड टॉप में कौन है। तो उसके बाद 4 में है यश, आज का आप लोगों